पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। पेंशन भोगियों के लिए 24 जून है बड़ा दिन। न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा का तोहफा ईपीएस 95 पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने संसद को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। भाजपा के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे 90 दिनों के भीतर इन सभी सिफारिशों को लागू करेंगे। वादों का अधूरा रहना। 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन 2024 तक आते आते स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। केंद्र सरकार अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई है। यह स्पष्ट है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता में आना था, न कि पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करना। कोश्यारी कमेटी की प्रमुख सिफारिशें। निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल बाजपेयी के अनुसार कोश्यारी कमेटी ने 2013 में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। 1. न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये प्रति माह करना। 2. महंगाई भत्ता देना। 3. वारिसों को 100% पेंशन देना। 4. मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये प्रतिमाह है। पेंशन भोगियों का निरंतर संघर्ष। पिछले 10 वर्षों से पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पेंशन भोगियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। चुनावी प्रभाव और पेंशन भोगियों की मांग। महाराष्ट्र के कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि पेंशन भोगी संगठनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट न देने का फैसला किया था। उनका मानना है कि इसी कारण मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत उनकी मांगों को पूरा करे और आदेश जारी करे। पेंशन भोगियों की वर्तमान स्थिति और अपेक्षाएं। कई पेंशन भोगियों का मानना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन की व्यवस्था उनके साथ धोखाधड़ी है। वे चाहते हैं कि सभी ईपीएस 95 सदस्यों को 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता प्लस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में न्यूनतम पेंशन मिले। कुछ का कहना है कि उनकी स्थिति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली 3000 रुपये की मासिक पेंशन से भी खराब है। 22 जून को भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर के पेंशन भोगी संगठनों के नेता भाग लेंगे। इस बैठक में कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाने की रणनीति पर चर्चा होगी। नई लोकसभा का सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और पेंशन भोगी इस मुद्दे को संसद में उठाने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का संघर्ष जारी है। वे अपने अधिकारों और बेहतर जीवन स्तर के लिए लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उचित कार्रवाई करेगी। बिग ब्रेकिंग। पेंशन 30% से बढ़ा के 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये पेंशन 9000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन भी 9000 से कम नहीं होती है। पेंशन में ना हो कटौती।
कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है, उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्यायसंगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है, ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है, तो ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक जनहित याचिका PIL डाली गई थी, जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इस PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। वकील ने ये दलील दी। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण फैमिली पेंशन दी जाती है। कम पेंशन में जीवनयापन करना मुश्किल। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवनकाल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवनयापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानीपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया तलब। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों न आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये किया जाए। फैमिली पेंशन 15,000 रुपये होनी चाहिए। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6.50 लाख विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी लगभग 5.53 लाख JCO और रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील दी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिक की विधवा के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी चाहिए। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार गठित होते ही मिला बड़ा तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशनधारकों की इस परेशानी को दूर कर दिया गया है।
ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) को अपनाया। इसके साथ ही ईपीएफओ ईपीएस पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट आइरिस कैप्चर डिवाइस उपलब्ध है। पेंशन धारकों को मिला तोहफा। बुजुर्गों को बैंक, डाकघर आदि में शारीरिक रूप से आने जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए MAITY और UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) विकसित की है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के लिए किया जा सकता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से डीएलसी जमा करने की एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई और उनके लिए यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई। इससे बुजुर्ग किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक, डाकघर आदि जाने की परेशानी से बच सकते हैं। 1 मिनट में घर बैठे ही भर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगी की पहचान उनके घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण UIDAI फेस रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग करके UIDAI के आधार डेटाबेस से किया जाता है। 60 लाख पेंशन भोगी करते हैं इस टेक्निक का उपयोग। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद से 2022 से 23 में 2.1 लाख पेंशन भोगियों द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित डीएलसी जमा किए गए हैं, जो 2023 से 24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गए, जो इस तकनीक के उपयोग में साल दर साल 200% की वृद्धि को दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2023 से 24 में 6.6 लाख FAT आधारित डीएलसी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10% है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए थे। इन 2 एप्लीकेशन की पड़ेगी जरूरत। चेहरे से पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए अपने स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन अर्थात आधार फेस RD और जीवन प्रमाण मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। इन एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप्स में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण ID और PPO नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि हो जाती है, जिससे घर बैठे ही यह प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से पूरी हो जाती है। पेंशन भोगियों के जीवन को बनाया गया सरल। ईपीएस पेंशन भोगियों के डीएलसी के लिए इस अभिनव और सुविधाजनक तकनीक का उपयोग जुलाई 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय हो, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में, बल्कि जनवरी 2023 से पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे निधि आपके निकट कार्यक्रम के दौरान भी पेंशन भोगियों को नियमित रूप से समझाया जाता है। ईपीएफओ को विश्वास है कि इस सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो जाएगा।